जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड। आज हम देखने वाले हैं 16 अप्रैल के करंट अफेयर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 16 अप्रैल के करंट अफेयर। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, PLI योजना किस क्षेत्र से जुड़ी है? फ्रेंड्स, आपको बताना है PLI योजना किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है योजना है ये? तो ये है कपड़ा क्षेत्र से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, PLI क्षेत्र जो है कपड़ा उद्योग या कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी हुई एक ये योजना है, जिसके अंदर सरकार ने बताया कि 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत केंद्र सरकार ने 61 कंपनियों की वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दे दी। ठीक है ना। तो क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर कोविड के बाद काफ़ी ज़्यादा मार पड़ी थी, तो इसके लिए भारत सरकार ने 10,683 करोड़ रुपए की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ठीक है, तकरीबन इसके अंदर 2,40,000 लोग जो हैं रोजगार सृजित करने में मदद पाते हैं, मदद मिलती है उनको। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना PLI। ठीक है, बाकी यहाँ पे PLI के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, जो आपको एक बार से पढ़ लेनी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। किस किस योजना, इस योजना के दो भाग किए जाएंगे। योजना भाग फर्स्ट एंड भाग सेकंड में किसी 300 करोड़ रुपए का न्यूनतम निवेश है, जो 600 करोड़ रुपए आवश्यक न्यूनतम कारोबार है जिसमें हासिल किया जाएगा। ठीक है ना, कुछ तरीके के टारगेट रखे गए हैं, किस तरीके से कैसे कैसे पैसों को आवंटित करना है। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेपच्यून क्रूज मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? फ्रेंड, ये तो किस देश द्वारा विकसित की गई थी नेपच्यून मिसाइल? वो है ऑप्शन बी, यूक्रेन। इंपॉर्टेंट, याद रखना। सो यूक्रेन के द्वारा ये मिसाइल विकसित की गई थी। ठीक है, तो जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं अब। तो इस मिसाइल का डिजाइन सोवियत KH-35 एंटी शिप मिसाइल आधारित है। KH-35 की तुलना में इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और रेंज में सुधार किया गया है इसमें। ठीक है ना, कितनी लंबी दूरी मार सकते हैं, कुछ चीज़ों में डेवलप करके इसको बनाया गया है। ठीक है, मेन पर्पस यही है कि किस तरीके से जो रशिया और रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, किस तरीके से अपने को बचा सकता है यूक्रेन। तो वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मिसाइल जो है नेपच्यून क्रूज मिसाइल यूक्रेन द्वारा डेवलप की गई है। ठीक है, ये एक मोबाइल लॉन्चर मिसाइल है, जिसको ये मोबाइल लॉन्चर के थ्रू भी से लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, देखो मार्च 2016 में इस मिसाइल प्रणाली का पहला परीक्षण किया गया। तो 17 में के मध्य में इसको विल्खा मिसाइल के नाम से नेपच्यून मिसाइल का प्रशिक्षण किया गया, और जनवरी 2018 में इस मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया गया। और इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडोनेशिया के साझेदारी की गई। अप्रैल 2019 में मिसाइल का फिर से सफल परीक्षण किया गया, और 2020 में यूक्रेन द्वारा इंडोनेशिया के साथ कई नेपच्यून मिसाइलों का आपूर्ति के लिए साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इसको लेने के लिए इंडोनेशिया भी तैयार हो गया था। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, मिसाइल का परिचालन इतिहास जो है 13 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के दौरान रूसी क्रूज मॉस्कवा पर 2 नेपच्यून मिसाइल हमला किया गया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब यूक्रेन भी इन मिसाइलों को यूज़ कर रहा है अपने बचाव के लिए। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समानता दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? फ्रेंड, ये तो फ्रेंड किस राज्य में मनाया जाएगा? अगर आप पता ही किस राज्य के CM है तो आप बता पाएंगे। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ठीक है, समानता दिवस तमिलनाडु में बनाया जाएगा। 14 अप्रैल को आपको पता है बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होती है, तो इसी दिन को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में बनाया जाएगा, घोषणा की गई है। ठीक है ना, तो 14 अप्रैल को हम भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन में फोर्थ है, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया और ये कहाँ पे हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट, दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया, जिसके अंदर अब तक के जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए उनके बारे में पूरी की पूरी जानकारियाँ, उनकी उपलब्धियाँ वहाँ पे प्रदर्शन की जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट है, नई दिल्ली के 14 अप्रैल को ही बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती पर ये प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण हुआ है, वहाँ पे बन के तैयार हो गया, जिसके अंदर अब प्रधानमंत्री जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब के बारे में वहाँ पे आपको जीवनी के बारे में सब चीज़ें वहाँ पे उनको मिलेंगी। आपको उनके कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए कार्य, हर एक चीज़ के बारे में वहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ये प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जल मार्ग कन्वेंशन 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, जल मार्ग कन्वेंशन। ठीक है ना, तो याद रखना ऑप्शन बी, असम में ये आयोजित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इस तरह की जो कार्य के होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जल मार्ग कन्वेंशन जो है इसके थ्रू अब आयोजित भारतीय अंतर्देशीय, एक तो जल मार्ग प्राधिकरण द्वारा 11 से 12 अप्रैल को 2022 को डिब्रूगढ़ असम में इसको आयोजित किया गया है।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जल मार्ग के थ्रू हम अपने जो कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर कितने ज़्यादा जो नदियों का यूज़ करके सारी को उनको एक राज्य दूसरे राज्य को जोड़ दिया जाए तो सामान को पहुंचाने में भी थोड़ा इजी होगा। अगर हम किसी सामान को बाई रोड पहुंचाते हैं तो हम जल मार्ग के थ्रू भी उसको पहुंचा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने जल मार्ग को विकसित कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जल मार्ग विकसित होंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, हमारे उतना ही आगे भविष्य के लिए उतना ही बेहतर होगा, नए रोजगार भी उत्पन्न होंगे। तो असम के अंदर ये जल मार्ग कन्वेंशन हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। यहाँ पे उद्देश्य क्या है, समझौता ज्ञापन क्या है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं जो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 है, असम समागम अमृत समागम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो अमृत समागम है ये आयोजित किया जाता है, तो ये किस राज्य में किया गया है फ्रेंड, या केंद्र शासित प्रदेश में, तो है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के अंदर इसका आयोजित किया गया है, जिसके अंदर सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों का एक शिखर सम्मेलन होता है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसके अंदर हमारी संस्कृति से रिलेटेड, हमारे कल्चर से रिलेटेड चीज़ों को प्रदर्शन किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है, उसको आगे किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना चर्चा के विषय में क्या था। इस सम्मेलन में चर्चा के विषयों में स्वतंत्र स्वर, हर घर झंडा और डिजिटल जिला रिपोजिटरी और मेरा गांव मेरी धरोहर जैसे कई एक तरीके के स्लोगन और कई चीज़ों के ऊपर कार्य बात की गई है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। हर घर झंडा क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर चर्चा की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है फ्रेंड। हर एक चीज़ के बारे में लिखा है, डिजिटल क्या है, स्वतंत्र स्वर क्या है, मेरा गाँव मेरी धरोहर क्या है, सबके बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं जो आपको एक बार पढ़ लेनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है फ्रेंड। तो कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी, 14 राज्यों में, ठीक है ना। 14 राज्यों में ये कार्य शुरू किया गया है। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा भारत के 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त 126 शहरों में स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है। महामारी से संबंधित चुनौतियों के बावजूद यह कार्यक्रम देश भर में लाखों रेहड़ी पटरी वालों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में सफल रहा है, और इस प्रकार उन्हें आजीविका के जोखिमों से बचाना है, ठीक है ना। तो उनको एक तरीके से पर्टिकुलर कुछ धनराशि मुहैया करा के उनके रोजगार को वापस से उनको पटरी पर लाने के लिए कार्य किया जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ भी उन्हें मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह की स्कीम उनके लिए चलाई गई है ताकि वो सर्वाइव कर सके, जो पैंडेमिक के कारण जो उनके जीवन में जो अस्त व्यस्त हुआ है उसके लिए, ठीक है। ठीक है। कार्यक्रम का दूसरे चरण में क्या होगा, पीएम स्वनिधि में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, किस तरह की चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जाएंगी। वहाँ कुछ चीज़ जैसे 10,000 रुपये का पूंजी ऋण मिलकर उनको दिया जा रहा है ताकि वो इजीली अपने सर्वाइव कर सकें। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार किस देश को गेहूं आयात करेगी अब, ठीक है ना। तो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, तो उसमें मिस्र को इतनी दिक्कत हुई जिसमें उसको भारत से तकरीबन 10 लाख टन गेहूं खरीदना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले ये जो सारा सामान था, गेहूं का जो पूरा प्रोडक्शन था वो रशिया या यूक्रेन के थ्रू वो खरीदता था, पर अब उसे भारत से ये मदद लेनी पड़ रही है, भारत से ये गेहूं खरीदने पड़ रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 10 लाख टन ये गेहूं खरीदेगा, जो अप्रैल में ही 2,40,000 टन की आपूर्ति वो अप्रैल में कर देंगे हम। तो देख सकते हो कितना बड़ी ये स्थिति सामने आई है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है इन दोनों के कारण, कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए, इसलिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ी हुई हैं। तो इस तरीके की परिस्थितियों में देखो अब क्या होगा। तो अभी तो यूक्रेन मिस्र को हम ये गेहूं आपूर्ति कराएंगे, ठीक है ना, 10 लाख टन की। इसमें कई देश शामिल हैं, और भी हम देशों को गेहूं आपूर्ति कराएंगे। तो आने वाले समय में देखते हैं और किन किन देशों को हम गेहूं की आपूर्ति कराने वाले हैं, ठीक है। भारत गेहूं का निर्यात कैसे कैसे करता है यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी की इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 2020 और 21 में बांग्लादेश को, नेपाल को, संयुक्त अरब अमीरात को, श्रीलंका को, यमन को, अफगानिस्तान को, कतर को, इंडोनेशिया को, तो हम काफ़ी 10 ही कंट्री हैं जिनको हम गेहूं आपूर्ति कराते आ रहे हैं। अब मिस्र को भी हम 10 लाख टन गेहूं की आपूर्ति कराएंगे आने वाले समय में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा बाजार है गेहूँ, ठीक है। हमारे देश की कंट्री खुद इतनी बड़ी है कि जहाँ पे गेहूँ की बहुत ज़रूरत होती है, उसी तरीके से भारत अब दूसरे देशों को भी गेहूँ की आपूर्ति करा रहा है, ठीक है।
फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व आवाज़ दिवस किस दिन मनाया जाता है फ्रेंड? तो आज ही के दिन विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वॉइस डे है आज के दिन। और जिसकी थीम क्या रखी गई है आपको याद रखनी है, आवाज़ उठाओ, ठीक है ना। तो इसकी थीम रखी गई इंपॉर्टेंट है। 16 अप्रैल को हम विश्व आवाज़ दिवस यानी वर्ल्ड वॉइस डे बनाते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 है, हाथी बचाओ दिवस कब बनाया जाता है फ्रेंड? तो आज ही के दिन हाथी बचाओ दिवस भी मनाया जाता है। तो 2 डे हैं, विश्व वर्ल्ड वॉइस डे और सेव द एलिफेंट डे 2016 अप्रैल को ये बनाया जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को हाथियों के सामने आने वाले खतरों और उन्हें जीने के लिए विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड ये है 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस तरह की फ्रेंड वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। सो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।